हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन। क्या था उसमें? हमने पढ़ा था कि इंसोलेशन आती है सन से, एनर्जी आती है, लाइट आती है अर्थ पे, ठीक है, सभी जगह जाती है, पूरे मतलब चारों तरफ फैलती है। बट वी आर स्टडिंग अबाउट अर्थ एंड वी लिव ऑन द अर्थ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थ, ठीक है, बिकॉज वी रिजाइड ऑन द अर्थ। तो हमें अर्थ के कंटेक्स्ट में जरा पढ़ना है। तो अर्थ की पे जब रेडिएशन आएगी उसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोलते हैं। यही मैंने आपको बता दिया था। इंसोलेशन जब अर्थ पे आती है तो उसने बताया था कि वो एक जैसी नहीं आती, पूरा अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक जैसी नहीं आएगी। इनफैक्ट पूरे दिन में कम ज्यादा होती रहती है, पूरे हर सीजन में कम ज्यादा होती रहती है, इवन साल में भी हर पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी इंसोलेशन की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, या उसका जो नेचर है वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। क्या क्या फैक्टर्स थे उस वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन को डिफाइन करने वाले, डिटरमाइन करने वाले, वो भी हमने पढ़ लिए थे, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये हो गया कि इंसुलेशन अर्थ पे आती है, कितनी इंसुलेशन आएगी उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, लास्ट क्लास में हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंसुलेशन अर्थ पे आई है, उससे पहले उसे एटमोस्फेयर से गुजरना पड़ता है। गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना? एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, उन सभी लेयर्स से लड़ना पड़ेगा तब जाके अर्थ पे पहुंचेगी। तो वो जो पैसेज है, उस पैसेज के अर्थ से के सन से जब इंसोलेशन चली और अर्थ तक पहुंची तो उसको पहले एटमॉस्फेयर से पास करना पड़ा। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, उन सबको उसको पास करना पड़ेगा। उस पैसेज के बारे में हमें आज क्लास पढ़नी है, हमें आज पढ़ना है कि वो कैसे पास करती है, कैसे पास करती है। अब लार्जली क्या है, ये क्या बोल रहा है? द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, वो पास करती है एटमॉस्फेयर से बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले यहाँ पे उसको इस रीजन से पास करना पड़ता है। ये मैं बता रहा है। The atmosphere is largely transparent to short wave solar radiation। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। क्या होती है? शॉर्ट वेव्स क्या होती हैं और लॉन्ग वेव्स क्या होती हैं? देखो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव दो तरह की वेव्स होती हैं। इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इनकी ज्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ होती है क्या होती है? साइंस वाले बच्चे पता होगा, कमेंट करके बताना वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी एनर्जी हाई होती है, और जो लॉन्ग वेव्स होती हैं या लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं, उनकी एनर्जी लेवल कम होता है, उनका एनर्जी लेवल कम होता है इनके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सन से कोई रे आई है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये वो शॉर्ट वेव्स होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब वो एनर्जी अर्थ के सरफेस से टकराई, वेव अर्थ के सरफेस से टकराई, जब वो टकराएगी तो एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ एनर्जी कर लेगी कि नहीं कर लेगी? कुछ एनर्जी रिलीज कर लेगी। तो अब ये वापस जाएगी, लेकिन ये जब वापस जाएगी तो ये लॉन्ग वेव बन चुकी होगी, लॉन्ग वेव बन चुकी होगी। क्यों? अब इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे। ऊपर से जो आई थी उसको सोलर रेडिएशन बोल रहे थे, और ये शॉर्ट वेवलेंथ थी। जब यहां से टकरा के वापस जाएगी तो क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम हो चुका है, तो ये लॉन्ग वेव हो चुकी है वेव। ये जो रे है लॉन्ग वेव हो चुकी है, और अब इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। आगे धीरे धीरे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, और ये सोलर रेडिएशन, ये तो आपको पता ही है। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे टर्म आई शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन मतलब, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन मतलब उनकी वेवलेंथ कम होती है। क्यों कम होती है? एनर्जी हाई होती है। तो क्या बोल रहा है? एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, कि जितनी भी शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर उनको रोकता नहीं है, एटमॉस्फेयर को वो ऐसे ही पास कर जाती है। समझ रहे हो? मानो इतना बड़ा गेट है और मैं इसमें से निकलना चाहता हूं तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। अगर कोई इंसान आया जो मुझसे ज्यादा लंबा होगा या मोटा होगा, है ना, इस तरीके का, तो वो यहाँ रुक जाएगा। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट वेव रेडिएशन हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है एकदम, ये जगह मैं इसमें से एटमॉस्फेयर में से पास आउट कर सकता हूँ, मुझे रोकेंगे नहीं। समझ गए? मेरे अच्छे संबंध इनसे मैत्रिक संबंध है, तो निकल जाऊंगा। समझ गए?
लेकिन लेकिन होता क्या है, यहां पे एक चीज आती है कि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग वेव्स को रोक लिया जाता है अलग तरीके, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, वो क्या करती है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, होती है ना। जो आइनोस्फेयर है वहां से, जो वहां पे भी जो क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स आते हैं सन से, उनको रोक लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम नहीं पढ़ रहे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताई गई है कि ट्रोपोस्फेयर में आने के बाद जो एनसीईआरटी बता रही है, मैं वही पढ़ना फिलहाल, जब जीएस पढ़ाऊंगा तो सारी बात सब बताऊंगा। ट्रोपोस्फेयर में आने के बाद वाटर वेपर, ओजोन और अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो नीचे आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, वो गर्म करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है लॉन्ग टर्म में। उनको वाटर वेपर, ओजोन और अदर गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहाँ पे एक लोचा आ गया, यहां पे आया है ट्रोपोस्फेयर में ओजोन कहां से आ गई। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ओजोन लेयर कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ये नीचे हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो हमने तो यही पढ़ा है कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, लेकिन ये कह रहा है कि ओजोन ट्रोपोस्फेयर में। जी हाँ, ओजोन एज ए गैस एक गैस है और वो ट्रोपोस्फेयर में भी मिलती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो गैस है, मान लीजिए ये नीचे ट्रोपोस्फेयर है और ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, तो यहां पे ये गैस एक लेयर उसने ऐसी बना रखी है, इतनी ज्यादा यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है ये ओजोन गैस कि उसने पूरी की पूरी एक लेयर बना रखी है जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। जबकि ट्रोपोस्फेयर में वो बाकी गैसेस की तरह पैचेस में मिलती है, यहाँ ओजोन यहाँ 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 बिखरी हुई है, कोई लेयर नहीं बना रखी उसने। ये ओजोन हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है। ये ओजोन हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्यों, एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है अगर ज्यादा हो गई तो, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पे। तो ये समझ आया कि ओजोन ट्रोपोस्फेयर में भी होती है। अगर कोई आपसे पूछे, कभी क्वेश्चन आए कि ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होती है कि नहीं होती है, तो ये मत कह देना नहीं होती, होती है, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन आती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन एक दो चीजें और है। अब एक दो प्रॉब्लम्स का और सामना करना पड़ता है हमारे सोलर रेडिएशन को। क्या होता है, जब लाइट अर्थ पे आती है तो हमारे क्या बोल रहे हैं, वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर, कि जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में 10 पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, पार्टिकुलेट मैटर आजकल पॉल्यूशन का चल भी रहा है मुद्दा, है ना। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है लाइट का, उसको स्कैटर कर देते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम और स्कैटरिंग, ठीक है। बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई। गाना सुना है ना, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, क्यों है आसमान नीला, बताओ। और हाँ, क्वेश्चन तो ये भी अच्छा है, पानी गीला गीला क्यों है, पानी हमें वेट क्यों करता है, गीला क्यों करता है, ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है। पानी बाइपोलर होता है, हिंट दे रहा हूं, ठीक है, बाकी इसका जवाब आप देंगे। ये जो क्वेश्चन है आसमान नीला क्यों है, उसका जवाब है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है, देखो, जब लाइट आती है, लाइट चली, लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो हम देखते हैं, उजाला रोशनी जो लाइट जल रही है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी है। ये कौन कौन से हैं, विबजियोर, VIBGYOR, 5वीं 6ठी क्लास का कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ। ये हमारी लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये सन से चली, अर्थ की तरफ आई, जब ये आएगी तो स्कैटरिंग चालू हो जाती है, स्कैटरिंग चालू हो जाती है। और इन लाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी है कि ये स्टार्टिंग वाली लाइट है, विबजियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सबसे पहले स्कैटर होती है। जरा सी स्कैटरिंग हुई, ये स्कैटर का मतलब बिखर जाना, ये सातों की सातों बिखर जाती है, ठीक है। जरा सी स्कैटरिंग होती है, ये बिखरना स्टार्ट हो जाती है, ये नहीं बिखरती, ये बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होने के बाद बिखरती है, बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे स्कैटरिंग हुई
तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस है स्कैटरिंग का, तो सिर्फ यही लाइट स्कैटर होती है। जब यही लाइट स्कैटर होगी तो क्या होता है, बाकी सब तो आ रही हैं लाइट्स, लेकिन ये लाइट अलग हो गई अपने उससे, अपने जो साथ इनका जो पैकेज है इससे अलग हो गई झुंड से, तो इसलिए हमें सब कुछ नीला नीला दिखने लगता है। तो आसमान की तरफ जो हम देखेंगे नीला नीला दिखता है, वो क्यों? क्योंकि ये लाइट अपने जो झुंड है इनका उससे अलग हो गई है, अपने पैक से अलग हो गई है, इसलिए इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अभी आगे क्या बोल रहा है, द रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमोस्फेयर। क्या कह रहा है कि सुबह जब सूरज निकलता है और शाम को जब सूरज ढलता है तो उसका क्या होता है, रंग लाल होता है। नोटिस किया है कभी? और आसमान का रंग नीला होता है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से। तो आसमान का रंग नीला क्यों, वो तो मैंने आपको समझा दिया। पानी गीला क्यों, ये आप मुझे बताओगे, ये आप कमेंट करोगे। तो मुझे आपको क्या बताना है कि सन जो है, राइजिंग और सेटिंग सन जो है वो रेड क्यों होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो आसमान ब्लू वाले केस में स्कैटरिंग यहां हुई एटमोस्फेयर पे, ठीक है, तो डिस्टेंस कम था, थोड़ी सी देर स्कैटरिंग हुई तो नीला 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 रंग हो गया, आगे के कलर जो स्कैटर नहीं हो पाए, दिखा नहीं पाए। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये सन है, ये मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस पे अभी दिन था, अब रात होगी, तो इस वाले हिस्से पे, ये राउंड है, राउंड एज्यूम कीजिए, इस वाले हिस्से पे सनरेज क्या होंगी, इधर से पीछे से आएंगी ना। जब ये ऐसे घूमेगा तो सनरेज तो पीछे से आएंगी, जब इस तरीके से आएंगी तो सनरेज को थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। इवन ऑन द इक्वेटर पे भी जो पाथ है वो लंबा हो जाता है। समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ये देखिए, ये सन है, ये यहाँ से रेज आ रही है, इस तरीके से जब घूम रहा है, यहाँ जो सामने वाला हिस्सा है इस पर डायरेक्ट पड़ जाएगी, लेकिन जो इधर वाला हिस्सा है उस पर रेज को जाने के लिए थोड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर है ना, इवन ऑन द इक्वेटर। जब तक वो सामने नहीं आ जाएगा, अगर वो सामने आ जाएगा फिर तो सीधा पड़ेगी, लेकिन जब वो यहाँ है तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, लाइट को घूम के नहीं जाएगी, वो कर्वेचर है इस तरीके से। ये ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ये, ठीक है, मान लीजिए ये सामने जब जा रही है तो ठीक है, लेकिन जब ये वाली लाइट यहां तक जब पहुंचेगी, यहाँ पे इधर से जब यहां पहुंचेगी तो इसको इतनी डिस्टेंस फालतू ट्रेवल करना पड़ेगा। तो उस ट्रेवलिंग के चक्कर में जो हमारी VIB जो है और येलो और ग्रीन, वो तो पहले ही स्कैटर हो जाती है, इतनी लंबी स्कैटरिंग होती है। बचता क्या है लास्ट में, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और रेड, सबसे ज्यादा रेड बचती है ना। तो इसलिए क्या होता है, हमें सूरज जो है वो रेड रेड दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग इतनी ज्यादा होती है कि बाकी सारी लाइटें ऑलरेडी बिखर चुकी हैं, सिर्फ यही पहुंच पा रही है उन तक, रेड रेड कलर की लाइट। ठीक है, समझ गए? स्काई वाले केस में क्या हो रहा था कि ये नहीं पहुंच पा रही थी, ये स्कैटर नहीं हुई, ये तो अपने पैक में ही चल रही है। जो ब्लू कलर की लाइट्स है, VIB, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वो पहले स्कैटर होगी, इसलिए वो हमें दिख रही थी, तो आसमान हमें नीला दिख रहा था। इस केस में क्या है कि वो तो एटमोस्फेयर में आने से पहले स्कैटर हो गई, रेड कलर की ही बचा है, लास्ट में ये तीनों ही बची हैं, मोस्टली रेड बचा है, तो ये हमें दिख रही है। समझ आ गया? इनफैक्ट आपने देखा हो कि जो स्टॉप लाइट्स होते हैं, जहां भी स्टॉप साइंस होते हैं, कहते हैं रेड लाइट पे रुक जाना, वो लाल होते हैं। जितने भी डेंजरस साइंस होते हैं वो रेड कलर से लिखे जाते हैं। लाल को खतरे का निशान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिख जाता है, वो जल्दी स्कैटर नहीं होता। बाकी सब लाइट्स जो वो स्कैटर हो जाएंगी, विजिबल नहीं होंगी इतनी जल्दी। कोई और कलर होगा आपको 1 किलोमीटर दूर से नहीं दिखेगा, लाल कलर आपको फिर भी दिखने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्टॉप लाइट्स जो होती है वो भी रेड कलर की होती है, जितने भी डेंजर साइंस होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंसुलेशन का, उसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको करना है क्या, एक तो कमेंट करना है कि पानी गीला क्यों है, ठीक है। दूसरा, ये वीडियो बार बार देखनी है, कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दिया, मैं वो दोबारा पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरा, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। चौथा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।